यह वह समय था जब रास्तों में हलचल बढ़ने लगी थी और घाटियों में आने जाने की खबरें पहले से ज्यादा सावधानी से दर्ज होने लगीं। सीमाओं से आने वाली सूचनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं और उत्तरी दिशा से बढ़ता दबाव अब सिर्फ दूर की खबर नहीं रहा था। लंबे समय से अनदेखा किया गया इलाका अब ध्यान के केंद्र में आ रहा था और यह साफ था कि आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ चलना नहीं बल्कि हर मोड़ पर जोखिम उठाना था। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित गढ़वाल एक पुराना पहाड़ी राज्य था जो ग्राम व्यवस्था, स्थानीय परंपराओं और परिवार आधारित शासन पर चलता था। पहाड़ी भूगोल, संकरे दर्रे और सीमित मार्ग इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित बनाते थे। 17वीं सदी की शुरुआत में गढ़वाल स्वतंत्र और स्थिर था, जिसका केंद्र श्रीनगर था। महिपत शाह ने यहां 1622 से 1631 तक शासन किया और प्रशासन व सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत रखा। महिपत शाह की मृत्यु पर उत्तराधिकारी पृथ्वीपाठ शाह मात्र 7 वर्ष के थे, इसलिए शासन की जिम्मेदारी रानी कर्णावती ने संभाली। गढ़वाल की संरचना घाटियों व दर्रों की चौकसी और स्थानीय नेतृत्व राज्य की मजबूती का आधार था। यही स्थिरता आगे चलकर 1640 के गढ़वाल मुगल संघर्ष की पृष्ठभूमि बनती है। राज्य की उत्तरी सीमा तिब्बत से जुड़ी थी, जो अत्यंत कठिन भूभाग वाला क्षेत्र था। तिब्बत में उस समय राजनीतिक हलचल बढ़ रही थी, जिसका प्रभाव सीमाई इलाकों में दिखने लगा। रानी कर्णावती के शासनकाल में भी तिब्बत दिशा से सैन्य गतिविधियों की सूचना मिलने लगी, जिससे गढ़वाल प्रशासन सतर्क हो गया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था दोबारा संगठित की और सीमाओं की जिम्मेदारी सेनापति माधो सिंह भंडारी को सौंपी। माधो सिंह अनुभवी और पहाड़ी युद्ध में निपुण सेनापति थे। उन्होंने सूचना के आधार पर उत्तरी दर्रों पर सैनिक तैनात किए और शीघ्र ही सीमा तनाव खुला संघर्ष बन गया। तिब्बती दलों ने मार्गों पर दबाव बढ़ाया और गढ़वाली सेना ने पहाड़ी भूगोल का लाभ उठाते हुए उनका सामना किया। छोटा चिनी मोर्चा इस संघर्ष का मुख्य क्षेत्र बना, जहां माधो सिंह ने तीखी चढ़ाइयों और संकरी घाटियों के अनुरूप रक्षा पंक्ति तैयार की और ऊंचाई से तिब्बती गतिविधियों की निगरानी जारी रखी। हालांकि तिब्बती दलों ने कई बिंदुओं से आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसे गढ़वाली सेना ने तुरंत रोका। इसके अलावा ऊंचे स्थलों और पहाड़ी भूगोल का लाभ लेते हुए गढ़वाल सैनिकों ने तिब्बती प्रगति को सीमित रखा, जिससे स्पष्ट हो गया कि संघर्ष आगे और फैलेगा। पहले चरण के अंत में गढ़वाल सेना ऊंचाइयों पर मजबूत पोजीशन में थी, जबकि तिब्बती दलों की गतिविधियां बढ़ रही थीं। सीमावर्ती गांवों से मिली सूचनाएं बताती थीं कि तिब्बती सेना की संख्या और तैयारियां दोनों अधिक हैं और दूसरा चरण अधिक कठिन होना तय था। इसके बाद माधो सिंह ने सेना को पुनः संगठित किया। उन्होंने सैनिकों को अलग अलग ऊंचाइयों पर तैनात किया ताकि कई दिशाओं से तिब्बती प्रगति को रोका जा सके। इसके साथ संकरे फिसलन भरे मार्गों पर स्थानीय भूगोल की समझ का पूरा उपयोग किया जा रहा था और कोशिश थी कि ऊंचाई का लाभ हाथ से न जाए। इन्हीं परिस्थितियों में दूसरा चरण शुरू हुआ। तिब्बती दल कई बिंदुओं से आगे आए, अस्थायी मोर्चे बनाए और लगातार भिड़ंतें हुईं। दोनों पक्ष जानते थे कि ऊंचे स्थानों पर नियंत्रण निर्णायक होगा, इसलिए संघर्ष तीखा रहा। इसी गहन लड़ाई में माधो सिंह अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कठिन भूगोल और बढ़ते तिब्बती दबाव के बीच उनकी शहादत उत्तर दिशा के सैन्य संचालन के लिए बड़ा झटका थी। उनकी मृत्यु के बाद सेना का तुरंत पुनर्गठन किया गया और दस्त बेग को नए सैन्य नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे पहले से प्रशासन और पर्वतीय ढांचे से परिचित थे, इसलिए उन्होंने मोर्चों को पुनः मजबूत करना शुरू किया। उन्हें जहां कमजोरी दिखी, वहां अतिरिक्त बल भेजा गया। दूसरी तरफ तिब्बती दलों के प्रयास जारी थे, लेकिन गढ़वाल सेना दूसरे चरण के अंत तक प्रमुख पोजीशन बचाने में सफल रही और इसके साथ ही दूसरे चरण की समाप्ति पर भी तनाव बना रहा। अब आगे के निर्णायक निर्णय दस्त बेग को ही लेने थे। इसी दौरान छोटा चिनी मोर्चे के तनाव के बीच गढ़वाल का आंतरिक प्रशासन रानी कर्णावती के नियंत्रण में स्थिर चलता रहा और यहीं से गढ़वाल में रानी कर्णावती के नाम से प्रशासनिक व सैन्य आदेश जारी होने की जानकारी मुगल दरबार तक पहुंची। उस वक्त मुगल दरबार शाहजहां के अधीन था। इस खबर से शाहजहां के दरबार में गढ़वाल को फिर से प्रभाव क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव उठा।
इससे पहले भी उसने गढ़वाल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके पहले के अभियान असफल रह चुके थे। इसलिए इस बार बड़े पैमाने पर संगठित सैन्य तैयारी की योजना बनी। 1640 के आसपास गढ़वाल के विरुद्ध यह बड़ा अभियान नजबत खान के नेतृत्व में तैयार हुआ। नजबत खान को पहाड़ी मार्गों का अध्ययन करने, उचित रास्तों की पहचान करने और राजधानी तक पहुंचने के लिए टुकड़ी को व्यवस्थित रखने के निर्देश मिले थे, क्योंकि यह मुगल व्यवस्था का बड़ा अभियान था और इसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक, रसद दल और हथियार विभाग सभी शामिल थे। इसके पहले ही गढ़वाल की दिशा में जाने वाले मार्गों की प्रारंभिक जानकारी मुगल दरबार तक पहुंच चुकी थी। इसलिए नजबत खान को आदेश था कि मैदान से पहाड़ी पट्टी की ओर बढ़ते हुए पहले निचली घाटियों पर नियंत्रण स्थापित करे। इसके अलावा श्रीनगर तक पहुंचने के लिए लगभग 30,000 सैनिक निर्धारित किए गए थे, ताकि किसी भी पहाड़ी प्रतिरोध को संख्या बल से तुरंत दबाया जा सके। मुगल प्रशासन का मानना था कि इतनी बड़ी सेना गढ़वाल को दबाव में ले आएगी और बिना लंबा युद्ध किए अभियान पूरा हो जाएगा। नजबत खान को यह भी निर्देश था कि वह यह सुनिश्चित करे कि गढ़वाली सेना को उनकी वास्तविक तैयारी का पता न लगे। तैयारी पूरी होते ही सेना मैदानों से निकलकर पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी और अभियान निर्णायक रूप में प्रवेश कर गया। गढ़वाल जैसे स्वाधीन पहाड़ी राज्य पर शाहजहां की दृष्टि इसलिए भी पड़ी क्योंकि पृथ्वीपाट शाह नाबालिग थे और वास्तविक सत्ता रानी कर्णावती के हाथों में थी। मुगल नीति के अनुसार ऐसे राज्यों को प्रभाव क्षेत्र में लेना आवश्यक माना जाता था, ताकि उत्तरी पहाड़ी मार्ग और व्यापारिक रास्ते सुरक्षित रहें। कठिन मार्गों के बावजूद नजबत खान का विश्वास था कि संख्या और हथियारों के बल पर गढ़वाल को अधीन किया जा सकता है और श्रीनगर तक पहुंचा जा सकता है। यात्रा के दौरान कई कठिनाइयां सामने आईं। तेज गति से चलने वाले घोड़े पहाड़ियों पर धीमे हो गए, गिरते पत्थरों का खतरा था, संकरे रास्तों पर 2 घोड़े साथ नहीं चल सकते थे और पहाड़ी नदियां बार बार रास्ता रोकती थीं। जहां संभव हुआ लकड़ी के अस्थायी पुल बनाए गए, अन्य स्थानों पर रस्सियों के सहारे पार करना पड़ा। इन कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ते हुए मुगल सैनिकों को महसूस होने लगा कि पहाड़ी भूगोल उनकी आदतों के अनुकूल नहीं है और थोड़े आगे पहुंचने के बाद आसपास के ऊंचे बिंदुओं पर गढ़वाली चौकियों की मौजूदगी के संकेत मिलने लगे, जिससे स्पष्ट था कि गढ़वाल उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। फिर भी नजबत खान शाहजहां के आदेशों के अनुसार राजधानी की दिशा में आगे बढ़ता रहा। अंततः मुगल सेना गढ़वाल की सीमा के निकट पहुंची, जहां आगे होने वाला संघर्ष निश्चित था। मैदानों में प्रशिक्षित मुगल सेना का सामना अब पहाड़ी भूगोल और गढ़वाली चौकियों से होना था। दूसरी तरफ श्रीनगर में रानी कर्णावती को सूचना मिल चुकी थी कि एक बड़ी मुगल टुकड़ी पहाड़ की ओर बढ़ रही है। गढ़वाल की सुरक्षा पहले से ही ऊंचे मोड़ों, संकरे दर्रों और ढलानों पर आधारित थी और छोटा चीनी युद्ध के बाद नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक था। इसलिए रानी कर्णावती ने रक्षा की पूरी जिम्मेदारी दस्त बेग को सौंपी थी, जो महिपत शाह के समय से तोपखाने से जुड़े थे और इस अभियान के लिए सेनापति नियुक्त किए गए थे। इसके बाद दस्त बेग ने तय किया कि मुगल सेना को कहीं भी खुले रास्तों का लाभ नहीं मिलेगा। कई पगडंडियां और संकरी की गईं ताकि दुश्मन सिर्फ एक लाइन में ही आगे बढ़ सके। कुछ मोड़ों पर चट्टानें कमजोर रखी गईं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर गिराया जा सके। इसके साथ ऊंची ढलानों पर तीरंदाजों और भालेबाजों को भी तैनात किया गया, जहां से नीचे की हर गतिविधि साफ दिखाई देती थी। उन्हें निर्देश था कि दूरी से लगातार वार करें और मुगल दस्तों को संगठित होने न दें। गढ़वाल की सेना में अधिकतर वे योद्धा थे जिन्हें पहाड़ी भूगोल का गहरा अनुभव था। इन्हें संभावित मार्गों पर तैनात किया गया था और छोटे पहरा दल हर हलचल की सूचना आगे भेजते थे। इसके अलावा दस्त बेग ने भोजन भंडार भी व्यवस्थित किया, क्योंकि पहाड़ी युद्ध में यह निर्णायक होता है, ताकि बाहरी सेना स्थानीय सहायता न पा सके। रानी कर्णावती ने ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया कि वे गढ़वाली सैनिकों को आवश्यक अनाज पानी उपलब्ध कराते रहे। साथ ही राजधानी से कुछ दूरी पर दूसरी सुरक्षा पंक्ति भी तैयार रखी गई, ताकि प्रथम मोर्चे पर दबाव बढ़ने पर रक्षा में कमी न आए। उधर चौकियों से समाचार आता रहा कि मुगल सेना पहले से पहाड़ी भूगोल से जूझ रही है। इससे रानी कर्णावती और दस्त बेग को स्पष्ट हो गया
कि पहला सामना बहुत जल्द होगा और दस्त बेग यही भूगोल का लाभ अपनी मुख्य शक्ति की तरह उपयोग कर रहे थे। अब युद्ध का वातावरण पूरी तरह बन चुका था। जैसे ही नजबत खान की सेना उन स्थानों पर पहुंची जहां मार्ग अचानक संकरा हो जाता था, उनकी गठन क्षमता टूटने लगी और घुड़सवारों को आगे बढ़ने के लिए कोई खुला क्षेत्र नहीं मिल रहा था। और ठीक इन्हीं स्थानों पर दस्त बेग ने पहाड़ी ढलानों पर अपने तीरंदाज और भालेदारी पहले से तैनात कर रखे थे। पहला टकराव तब शुरू हुआ जब मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति एक तीखे मोड़ पर पहुंची और सामने पत्थरीली ढलानों पर तैनात गढ़वाली पहरेदार दिखाई दिए। उसी समय ऊपर से तीरों की पहली बौछार आई, जबकि मुगल सैनिक मार्ग को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ऊंचाई से छोड़े गए तीर सीधे नीचे गिरते थे, जिससे उनका वेग अधिक हो जाता और ढाल उठाने पर भी घुड़सवारों की गति टूट जाती। कई घोड़े अचानक रुक गए और पीछे हटने लगे, जिससे पीछे के दस्तों में अव्यवस्था फैल गई। इसके बाद नजबत खान ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, यह मानते हुए कि संख्या बल से गढ़वाली मोर्चों को तोड़ा जा सकता है, पर संकरे रास्तों पर एक समय में केवल 2 या 3 घोड़े ही आगे बढ़ सकते थे। गढ़वाली दलों ने इन्हीं बिंदुओं को लक्ष्य बनाया और ऊपर से उन घुड़सवारों पर निशाना लगाया जो मोड़ तक पहुंचते थे, ताकि पीछे के दलों की गति बिल्कुल ही रुक जाए। कुछ स्थानों पर गढ़वाल की ओर से पहाड़ी चट्टानों को पहले से कमजोर किया गया था। जैसे ही मुगल सेना निश्चित मोड़ पर पहुंची, ऊपर से पत्थर लुढ़काए गए। उद्देश्य भारी प्रहार करना नहीं था, बल्कि नीचे की पंक्तियों को असंगठित करना था। चट्टाने गिरते ही घोड़े घबरा गए और सैनिक गिरने लगे। पहाड़ी युद्ध में ऊंचाई हमेशा लाभ देती है और दस्त बेग ने इस सिद्धांत का पूरा उपयोग किया। जैसे ही दुश्मन की पंक्ति ऊपर की ओर मुड़ने की कोशिश करती, वहां से भाला या पत्थर गिराया जाता। इससे मुगल सेना को लगातार अपना गठन बदलना पड़ता और आगे बढ़ना कठिन होता। इससे परेशान होकर नजबत खान ने पैदल सैनिकों को आगे लाने का आदेश दिया, ताकि वे ढलानों पर चढ़कर रास्ता साफ कर सकें। लेकिन ये ढलानें भारी कवचधारी जवानों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। चढ़ाई के दौरान सैनिक संतुलन खो देते और गढ़वाली योद्धा उन्हें ऊपर से आसानी से निशाना बना लेते। इसी बीच गढ़वाल की ओर से छोटे दल नीचे उतरकर पत्थरीली जमीन के पास प्रहार करते और तुरंत वापस ऊपर लौट जाते। यह पहाड़ी युद्ध की परंपरागत शैली थी, जिससे मुगल सेना लगातार दबाव में रही। मैदानों की खुली लड़ाई की आदि मुगल सेना को यहां न विस्तार मिल रहा था और न ही एक सीधी चाल चलने का अवसर। धीरे धीरे मुगल सेना ने मार्ग के प्रारंभिक हिस्से में काफी नुकसान सहा। इसके बावजूद नजबत खान ने सेना को रोकने के बजाय आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी, ताकि किसी तरह आगे किसी अपेक्षाकृत खुले हिस्से में गढ़वाली दस्तों को चुनौती दी जा सके। लेकिन दस्त बेग की योजना यही थी कि मुगल सेना को किसी भी विस्तृत स्थान पर पहुंचने ही न दिया जाए, और इसके साथ साथ पहाड़ों में ऐसा कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा गया था जहां दुश्मन खुले रूप में खड़ा हो सके। हर मोड़ पर दबाव बनाकर गढ़वाली चौकियों ने मुगल सेना को लगातार थकान और अव्यवस्था की स्थिति में डाल दिया। इस प्रकार युद्ध का पहला चरण पूरी तरह गढ़वाल के पक्ष में रहा। ऊंचाई, संकरे मार्ग, पथरीला भूगोल और दस्त बेग की रणनीति के कारण मुगल सेना आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन उसका गठन बिखर चुका था और सैनिकों की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पहली मुठभेड़ के बाद नजबत खान की सेना जिस दिशा में बढ़ रही थी, वह मार्ग और भी संकरा होता गया, क्योंकि आगे चलते ही रास्ता एक ऐसी घाटी में उतरता था जहां दोनों ओर खड़ी पहाड़ी दीवारें थीं और बीच में केवल इतनी जगह थी कि पैदल सैनिक एक पंक्ति में आगे बढ़ सकें। और दस्त बेग ने युद्ध के दूसरे चरण के लिए यही स्थान चुना था, क्योंकि यहां किसी भी बाहरी सेना को अपना पूरा गठन बदलना पड़ता था। जैसे ही मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति इस घाटी में दाखिल हुई, गढ़वाली भालेदारी पहले से तैयार खड़े थे। पहली ही मार से कई मुगल सैनिक पीछे हटने लगे। इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए गढ़वाली छोटी टुकड़ियां दाईं ढलान से उतरकर सीधे सामने से प्रहार कर गईं। फिर भी नजबत खान ने सैनिकों को पंक्ति बनाए रखने का आदेश दिया, पर घाटी इतनी संकरी थी कि कहीं भी फैलना संभव ही नहीं था। इसके अलावा दस्त बेग ने दोनों ओर की ढलानों पर भी 2 दल तैनात किए थे। बाईं ओर से एक समूह नीचे उतरता और दाईं ओर से दूसरा, ताकि मुगल पंक्ति को
दोनों दिशाओं से दबाया जा सके, और इसके कारण मुगल सैनिकों को सामने, ऊपर और दोनों पंखों से एक साथ प्रहार झेलना पड़ रहा था। कई सैनिक आपस में उलझ गए और कई घोड़े संतुलन खोकर गिर पड़े। हर कदम के साथ मिट्टी खिसकती थी और कई टुकड़ियां कुछ ही दूर जाकर नीचे फिसल आती थीं। ऊपर खड़े गढ़वाली सैनिकों के लिए इन्हें रोकना सरल था, क्योंकि दूरी कम थी और भाले सीधे नीचे की ओर चलाए जा सकते थे। घाटी की संकरी जगह में हवा भी कम बहती थी, जिससे घोड़े और सैनिक जल्दी थकने लगे। इसके विपरीत गढ़वाली टुकड़ियां ऊंचाई पर स्थित होने के कारण हवा और स्थान दोनों का लाभ ले रही थीं, जिससे मुगल सैनिकों को अनुमान ही नहीं होता था कि अगला प्रहार किस दिशा से आएगा। धीरे धीरे दस्त बेग की योजना सफल हो रही थी और युद्ध का दूसरा चरण भी पूरी तरह पहाड़ी सेना के पक्ष में चला गया। इसके बाद नजबत खान को समझ आने लगा कि यदि सेना इसी प्रकार संकरे मार्ग में फंसी रही तो पूरा दस्ता असंगठित हो जाएगा। अब स्थिति यह थी कि गढ़वाली टुकड़ियों ने ढलानों पर अपने स्थान बदलकर ऐसे कोण बनाए जहां से मुगल पंक्ति के बीचों बीच सीधा वार किया जा सके। कई स्थानों पर मुगल सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए गिरे हुए साथियों को हटाना पड़ रहा था और नजबत खान इस गतिशीलता का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी सेना चारों ओर से दब चुकी थी। इसके बाद दस्त बेग ने घाटी के अंतिम छोर पर तैनात दलों को संकेत दिया। ये दस्ते पीछे हटने वाली मुगल पंक्तियों को रोकने के लिए तैयार थे। जैसे ही मुगल सेना का एक भाग पीछे लौटा, इन दलों ने रास्ता बंद कर दिया। अब मुगल सैनिक आगे भी दबाव झेल रहे थे और पीछे भी मार्ग बंद था, मतलब किसी भी दिशा में खुला रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि मुगल सेना एक संगठित इकाई की तरह काम नहीं कर पा रही है। समय बीतने के साथ मुगल पंक्तियां पूरी तरह बिखर गईं। घाटी में हर दिशा में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और नजबत खान अब अपने दस्तों को संगठित करने की स्थिति में नहीं था। अब केवल वही मुगल सैनिक बचने की कोशिश कर सकते थे जो किसी तरह ढलानों से नीचे उतरकर भागने का जोखिम उठाते, और इसलिए वे अलग अलग दिशाओं में फैलकर नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान दस्त बेग के दल चारों दिशाओं से नीचे उतरने लगे। उनका उद्देश्य शेष सैनिकों को घेर कर पकड़ना था, ताकि वे आगे कोई प्रतिरोध न कर सकें। कुछ सैनिक जंगलों की ओर भागने की कोशिश में ढलानों से हटे, लेकिन घने पेड़ों और झाड़ियों के कारण वे अधिक दूर नहीं जा सके और दस्त बेग ने इन क्षेत्रों में भी छोटे दल तैनात किए थे। पहाड़ी रास्तों को जानने वाले गढ़वाली जवान ऐसे किसी भी सैनिक को जल्द ही रोक लेते थे। इस अव्यवस्था में नजबत खान स्वयं भी नीचे उतरने का रास्ता खोज रहा था, लेकिन वह खुद भी फंसा हुआ था। जो मुगल सैनिक घाटी की तली में पकड़े गए, उन्हें गढ़वाली दलों ने एक और एकत्र किया। यह वही स्थान था जहां ढलानें कुछ खुली थीं और सैनिकों को रोके रखना आसान था। दस्त बेग के आदेश के अनुसार इन सैनिकों को जीवित रखा गया था, क्योंकि आगे रानी कर्णावती को इनके विषय में निर्णय भी लेना था। अब आगे इन पकड़े गए सैनिकों को रानी कर्णावती के सामने लाया जाना था और वहीं से वह निर्णय तय होना था जिसने आगे पूरे क्षेत्र में गढ़वाल का नाम एक नए रूप में स्थापित किया। इसीलिए घाटी में युद्ध समाप्त होने के बाद पकड़े गए मुगल सैनिकों को श्रीनगर की ओर भेजा गया। उन्हें छोटे समूहों में ले जाया गया ताकि कोई भागने का प्रयास न कर सके। कई सैनिक कमजोर और घायल थे, जिन्हें गढ़वाली जवान सहारा देकर नीचे लाते। श्रीनगर पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती को सूचना मिल चुकी थी कि मुगल सेना का मुख्य हिस्सा या तो समाप्त हो चुका है या पकड़ा गया है। उनके आदेश पर इन सैनिकों को राजधानी के निकट एक खुले मैदान में लाया गया, जहां पहले से घेराबंदी की गई थी। दस्त बेग ने मैदान में पहुंचकर रानी कर्णावती को घाटी में हुए संघर्ष और मुगल दस्तों की विफलता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उनके अनुसार यह सेना आगे किसी खतरे का कारण नहीं बन सकती थी, पर भविष्य की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय आवश्यक था। रानी कर्णावती ने उनकी रिपोर्ट सुनी और आगे की नीति पर विचार किया। रानी कर्णावती के लिए यह हमला केवल युद्ध नहीं था, बल्कि यह गढ़वाल की स्वतंत्रता को तोड़ने का प्रयास था, और वह जानती थीं कि मैदानों की बड़ी सेनाएं आसपास के राज्यों को कैसे अधीन करती हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि गढ़वाल की सीमा तोड़ने वालों को ऐसा दंड दिया जाए जिसे स्मरण रखकर आगे कोई भी आक्रमण करने से पहले सोचने पर मजबूर हो। उन्होंने आदेश दिया कि पकड़े गए सैनिकों की नाक काट दी जाए, क्योंकि गढ़वाल की परंपरा में यह दंड विशेष रूप से बाहरी आक्रमणकारियों और सीमाएं तोड़ने वालों के लिए रखा जाता था। यह निर्णय
किसी तात्कालिक क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि उस प्रचलित नीति का हिस्सा था जिसके अनुसार आक्रमण करके लौटने वालों को सिर्फ युद्ध में पराजित करना पर्याप्त नहीं माना जाता था, बल्कि ऐसा स्थायी दंड दिया जाता था जो उनके अपने क्षेत्रों में लौटने पर उनकी विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाए। और नाक काटना एक ऐसा दंड था जिसकी पहचान जीवन भर व्यक्ति के साथ रहती थी, क्योंकि यह शारीरिक क्षति के साथ साथ सार्वजनिक अपमान का प्रमाण बन जाती थी। और इसका उद्देश्य यही होता था कि भविष्य में कोई भी शक्ति, चाहे संख्या में बड़ी क्यों न हो, गढ़वाल की पहाड़ी सीमा को हल्के में न ले। इन्हीं पकड़े गए सैनिकों में नजबत खान भी शामिल था, जिसने शाहजहां के आदेश पर इस बड़े अभियान का नेतृत्व किया था। परंतु पहाड़ी युद्ध स्थितियों में उसकी सेना पूरी तरह असंगठित हो गई और वह स्वयं भी गढ़वाली दस्तों द्वारा पकड़ा गया। उसे भी वही दंड दिया गया जो अन्य सैनिकों को दिया गया था, और यह बात अपने आप में मुगल प्रशासन के लिए गंभीर संकेत थी, क्योंकि एक बड़े सैन्य दस्ते का सेनापति उसी दंड का भागी बना जिसे सामान्य आक्रमणकारी सेनाओं के लिए निर्धारित किया जाता था। इसी दंड के साथ रानी कर्णावती ने नजबत खान को यह संदेश स्पष्ट शब्दों में दिया कि अगर वह नाक काट सकती है तो आवश्यकता पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटेंगी, और यह संदेश उसी की जिम्मेदारी पर शाहजहां तक पहुंचाया जाए। गढ़वाली सैनिकों ने यह कार्य संयमित और निर्धारित तरीके से पूरा किया। सैनिकों को पंक्ति में खड़ा कर क्रमवार दंड दिया गया। रानी कर्णावती ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी सैनिक की जान न ली जाए। उद्देश्य यह था कि संदेश मुगल दरबार तक वैसा ही पहुंचे जैसा वह चाहती थीं। गढ़वाली सैनिकों ने यह कार्य बिना किसी अव्यवस्था या भीड़-भाड़ के संयमित तरीके से पूरा किया। पकड़े गए सैनिकों को मैदान के भीतर निश्चित दूरी पर पंक्तिबद्ध किया गया था, ताकि प्रक्रिया नियंत्रित रहे और किसी पक्ष में हलचल या प्रतिरोध की स्थिति न उत्पन्न हो। दंड देने के लिए विशेष रूप से चयनित सैनिकों को आगे लगाया गया, जिन्हें ऐसे दंडों को लागू करने का अनुभव था, ताकि बिना आवश्यकता से अधिक चोट पहुंचाए यह कार्य निर्धारित तरीके से पूरा हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य अगले चरण के लिए राजनीतिक और सैन्य संदेश तैयार करना था, यह दिखाने के लिए कि आवश्यक होने पर गढ़वाल कठोर दंड भी लागू कर सकता है। दंड के बाद सैनिकों को नीचे की दिशा में भेज दिया गया, जबकि गढ़वाली दल मार्ग पर तैनात रहे ताकि कोई सैनिक पहाड़ों में न भटके। कई सैनिक चोटों और कमजोरी के कारण रास्ते में गिरते रहे। कुछ को गढ़वाली जवानों ने मार्ग दिखाकर नीचे उतारा ताकि वे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें। कठिन रास्तों के कारण कई सैनिक आगे बढ़ ही नहीं पाए। नजबत खान गंभीर चोटों और थकान के बावजूद किसी तरह पहाड़ी रास्ता पार करता रहा। गढ़वाली पहरेदार यह सुनिश्चित करते रहे कि वह उसी पथ पर नीचे जाए जहां से मैदानों की ओर उतरना संभव था। नीचे पहुंचकर सैनिक दल बिखरने लगे, क्योंकि कुछ जंगलों में खो गए, कुछ छोटे समूहों में आगे बढ़े और कुछ घायल होकर मार्ग में ही रुक गए। जो आगे बढ़ सके वे पत्तों, जड़ों और जो कुछ मिल पाया उसी पर निर्भर होकर मैदानों की ओर उतरते गए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद यह बिखरा हुआ समूह मैदानों में पहुंचा और फिर धीरे धीरे दिल्ली की ओर चल पड़ा। मार्ग में उन्होंने स्थानीय लोगों को बताया कि गढ़वाल में क्या हुआ, कैसे सेना घाटियों में फंसी, ऊपर से तीर और भाले चले और संकरे मोड़ों पर गढ़वाली टुकड़ियों ने हर पंक्ति को रोक दिया। सैनिकों की कट चुकी नाकें और उनका क्षत विक्षत हाल देखकर सुनने वाले स्वयं दंड की कठोरता और गढ़वाल की विजय से स्तब्ध रह गए। कई सैनिक इस यात्रा में ही दम तोड़ बैठे, लेकिन नजबत खान और बचे हुए जवान धीरे धीरे दिल्ली पहुंच गए। एक विवरण के अनुसार नजबत खान अपनी कटी हुई नाक और पराजय की स्थिति को सहन नहीं कर सका। गढ़वाल से लौटते समय ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि उसे न केवल मुगल दरबार में असफलता का उत्तर देना होगा, बल्कि उसके दंड का प्रभाव उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर भी पड़ेगा, क्योंकि उस समय सेनापति का बिना निर्णायक लड़ाई में विजय प्राप्त किए लौटना अत्यंत गंभीर माना जाता था। उसी विवरण में उल्लेख है कि नजबत खान ने अपने इस अपमान और परिणामों को देखते हुए विष लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया। यह चरण गढ़वाल की निर्णायक विजय और रानी कर्णावती के कठोर संकल्प का प्रतीक बन गया। एक ऐसा संदेश जिसने पूरे उत्तर भारत में स्पष्ट कर दिया कि हिमालय का यह स्वाधीन राज्य किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा
झुकाया नहीं जा सकता। दरबार के अधिकारियों ने आगे गढ़वाल की दिशा में किसी नए अभियान की योजना न बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि इस प्रदेश का भूगोल और स्थानीय सेना की ढलानों पर पकड़ किसी भी बाहरी शक्ति को चुनौती देती है। रानी कर्णावती द्वारा दिया गया दंड भी एक राजनीतिक संदेश था, जिसे दरबार ने भली भांति समझ लिया। इस प्रकार इस पूरे संघर्ष और उसके पश्चात हुए कार्यों ने रानी कर्णावती की नीति, उनके नेतृत्व और गढ़वाल की स्थिरता, तीनों को मिलाकर एक विशिष्ट ऐतिहासिक विरासत के रूप में स्थापित किया। और इन घटनाओं का प्रभाव शाहजहां के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर सीधा आघात भी था, क्योंकि एक विशाल संगठित सेना न केवल पराजित होकर लौटी, बल्कि उसके सेनापति को वही दंड सहना पड़ा जो सामान्य सीमा उल्लंघन करने वालों के लिए निर्धारित माना जाता था। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि गढ़वाल में शासन करने वाली रानी कर्णावती केवल नाम मात्र की शासक नहीं थी। शाहजहां के लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि एक स्वतंत्र पहाड़ी राज्य की महिला शासक ने उसकी सेना को न केवल रोका, बल्कि उसे इस तरह लौटने पर विवश किया कि पराजय का चिन्ह जीवन भर उनके साथ जुड़ गया। यही कारण था कि इस अभियान के बाद गढ़वाल के विरुद्ध किसी नए सैन्य प्रयास की योजना टाल दी गई। और रानी कर्णावती की ताकत इस बात में नहीं थी कि वह महिला थीं, बल्कि इस बात में थी कि उन्हें अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने न अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पीटा और न भावनात्मक सहानुभूति मांगी, बल्कि जब राज्य पर आंच आई, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसकी गूंज साम्राज्य तक पहुंची। आज आजादी अक्सर बोलने, दिखाने और प्रमाणित करने में उलझ जाती है। रानी कर्णावती ने दिखाया कि असली ताकत नारे में नहीं, उस फैसले में होती है जिसे लेने के बाद सफाई नहीं देनी पड़ती। और यही फर्क है इतिहास बनाने वालों में और इतिहास पर राय देने वालों में। आज लोगों को मदर टेरेसा का नाम याद होगा, जिन्होंने पता नहीं कितने हिंदू, सिख और अन्य धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में बदलवाया, लेकिन रानी कर्णावती जैसी देवी का नाम नहीं पता होगा, जिसने इस देश की रक्षा की। लेकिन इंडो सागा ऐसी देवी को प्रणाम करता है। और यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, तो रतनपुर की जंग को महसूस कीजिए, रानी कमलापति के त्याग को समझिए और ढोलपुर की लड़ाई को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।